नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय होने वाला है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। समय से पहले शुरुआत करते हैं ताकि आपका समय व्यर्थ ना जाए। जनमत एकमात्र ऐसा शो है जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं आपके सुपर प्राइम टाइम शो, फेवरेट शो यानी जनमत में। चलिए, अब आपको हमने ओपनिंग तो करी और शो के बारे में बताया। अब चलते हैं, आपको बताते हैं आज कौन से मुद्दे आपके लिए एक बार फिर से हम जनमत में लेकर आए हैं फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। कुछ ही पलों में ये लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, शिकारी खुद शिकार बन गया। आजकल ऐसी बहुत सी वीडियोस आप देखेंगे और आप भी शिकार हो सकते हैं। जनता आप हैं तो आपको सचेत करना मेरी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि भाई पुलिस की वर्दी पहन के वीडियो कॉल करेंगे और कहेंगे भाई साहब आप अरेस्ट हो गए, फला फला आप पे केस है, इसके द्वारा किया गया है, आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए, आपको वारंट हम दे देंगे। तो ऐसे ही एक ठग ने पुलिस की वर्दी पहन के कॉल कर दिया किसको? पुलिस वाले को। तो फिर उसकी जो फजीहत हुई और उसकी लोकेशन भी ट्रैक हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मुद्दे के बाद धीरे धीरे प्रयास करते हैं। शिकारी खुद बना शिकार और ये शादी से चूकने वाला दूल्हा। भाई शादी से चूकना कैसे होता है? आप सोचिए कि भाई आप किसी बारात में जा रहे हो और वो बारात ट्रेन में जा रही है। लोग जाते हैं ट्रेन में बारात लेके और वो ट्रेन 4 घंटे लेट हो जाए और मुहूर्त निकल जाए शादी का, तो फिर क्या सरकार इसके बारे में सोचती है? बिल्कुल सोचती है। रेलवे ने सोचा है इसके बारे में। ये दिलचस्प किस्सा, ये दिलचस्प कहानी, ये भी आप जानिए जनमत में, वो भी आपको बताएंगे। फिर लॉरेंस के टारगेट पर जिहादी हैं, किसकी बात कर रहे हैं उस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं। शुदावलकर वाला जो केस था उसमें अब कैसे एक्टिव हुआ, ये खबर आई है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसको टारगेट करने का जो प्रयास था, मूड बना लिया था। क्या हो जाता टारगेट या फ्यूचर में ऐसा कुछ करने वाला है तो जिहादियों को डरना चाहिए क्या? और वही एक प्रश्न है, उसका उत्तर आपको जनमत में मिलेगा। और फिर धर्म संसद का दम। देखिए, सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में ही कल देवकीनंदन ठाकुर जी आपके साथ, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया क्यों कर रहे हैं धर्म संसद और उसके अगले दिन अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच में से समय निकालने के बाद अगले ही दिन ये धर्म संसद हुई। उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे क्या उसमें खास हुआ, क्योंकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ और उसके तोड़ के रूप में एक सनातन बोर्ड बनाने की इनकी जो इच्छा है, अच्छी इच्छा है, उसमें क्या सफल कदम हुए हैं आज आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। इससे अगला मुद्दा जो है देवकीनंदन जी के बाद धर्म संसद के आगे बढ़ते ही अगला मुद्दा जो है ये, क्योंकि धर्म संसद की बात तो हमने करी, उसके बाद झांसी अग्निकांड की भी बात करेंगे। चलिए ग्राफिक शायद थोड़ा सा आप ये लीजिए, झांसी अग्निकांड की बात करेंगे। ये सारे मुद्दे जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे, 10 बच्चे मारे गए, झुलस गए, या मैं कहूँ जिंदा बेचारे बच्चे मासूम जो है वो मारे गए। और दिल को पीड़ा होती है ऐसी खबर को पढ़ते हुए भी, बताते हुए भी, लेकिन मुद्दा आपके हित का है और जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये मांग उठाते हैं और आशा करते हैं ऐसा होगा भी। सरकार सजग है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस बात का संज्ञान ले रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले स्कैम की खबर। ये बात तो आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी कि शिकारी खुद शिकार हो गया, और जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। साइबर अपराधी नए नए तरीके अपनाकर ठगने में माहिर हो गए हैं, ठगी के एक्सपर्ट्स हो गए हैं। हालांकि हाल ही में केरल के त्रिशूर में एक अजीब घटना घटित हुई है, जहां एक ठग जो खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था, उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वो शिकार खुद ही बन गया व्यक्ति। असल में एक शिकार जिसको बनाया जा रहा था इसके द्वारा, वो व्यक्ति पुलिस वाला ही निकला। वो तस्वीर भी दिखाएंगे, ऑडियो भी आपको सुनाएंगे। ये दिलचस्प मामला तब सुर्खियों में आया जब त्रिशूर सिटी पुलिस ने पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो के साथ विभाग ने एक मजेदार टिप्पणी भी की जिसमें लिखा था, वे बाघ जिसने बाघ को पकड़ा, यानी वो जो है टाइगर लाइन कह लीजिए जिसने दूसरे टाइगर
है, इनको पकड़ लिया है। वीडियो की शुरुआत में ठग एक पुलिस अधिकारी के कपड़े पहने हुए खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताते हुए, ये जो चोर है ये ठग है और ये असली पुलिस वाला है जो फ़ोन पर बात कर रहा है। तो उस मुंबई पुलिस का अधिकारी वो ठग खुद को बता रहा था। अपना परिचय देता हुआ उसने आगे बोला कि भाई मैं पुलिस वाला हूँ। इसके बाद त्रिशूर के पुलिस अधिकारी ने ठग से बातचीत शुरू की और कहा कि उसका कैमरा जो है ठीक से काम नहीं कर रहा। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में जैसे ही अधिकारी ने कैमरा सही किया और अपना चेहरा दिखाया, वह ठग से कैजुअली पूछा उसने, क्या करते हो भाई? ये सवाल सुनते ही ठग हैरान रह जाता है कि भाई ये क्या हो गया। उसे एहसास होता है कि उसने जो गलती की है वे अब पकड़ी जा चुकी है। ठग के चेहरे पर अविश्वास की हंसी छा जाती है। हंसता है लेकिन वो ऐसी हंसी है कि भाई जब आप फंस जाते हो तब आप हंसते हो कि आगे आपकी बैंड बजने वाली है। अधिकारी मौके का फायदा उठाते हुए ठग से कहते हैं, इस काम को छोड़ दो, इस काम से पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारा पता, तुम्हारी लोकेशन सब कुछ मिल गया है। ये साइबर सेल है, अब तुम्हारे लिए ये सही होगा कि तुम ये काम बंद कर दो। जब एक घोटालेबाज फर्जी पुलिस का गलती से नंबर असली पुलिसकर्मी को लग गया, इसके बाद जो उस नकली पुलिस वाले की हालत हुई उसे देखकर लोग खूब मजे ले रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। इस घटना या फिर कहिए कुछ और जो है घोटालेबाज आदमियों को भी देखने लायक हालत थी। जब ऐसा होता है तो बाकी लोग भी चौंक जाते हैं। इस वायरल वीडियो पर यूज़र्स जो हैं वो काफ़ी कमेंट भी कर रहे हैं। कई चैनल्स पे, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, कई अकाउंट्स में ये वीडियो अपलोड है और एक चैनल से हमने भी इसको ले लिया। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा गया है कि ये घोटाला पिछले कुछ समय से चल रहा है, जहां घोटालेबाज पुलिस अधिकारी के रूप में कपड़े पहनता है और किसी बनावटी चीज के लिए पैसे देने को कहता है। इस बार घोटालेबाज ने त्रिशूर सिटी पुलिस साइबर सेल को फोन कर दिया। घटना के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर बात करता है और दूसरी तरफ बैठा आदमी जो है वो भी पुलिस वाला है और उसकी आवाज़ सुनता है तो वो भी सन्ने रह जाता है। मैं चाहूँगा एक बार इस वीडियो को आपको चला के सुनाते हैं, तब आप समझेंगे कि इस पूरे मामले में ऑडियो अगर इस वीडियो में है तो आपको वो सुनाते हैं फुल करके, तो आप उस ऑडियो वीडियो के साथ इस पूरी वीडियो को देखेंगे तब आप बेहतर समझ पाएंगे। Not working properly, sir. Move your camera a bit down. What is that? My camera is not working properly, sir. Move your camera a bit down. What is that? Yes. What do you do? ദൈവമേ മൂർഖനെയാണല്ലോ ചവിട്ടിയത്. नमस्कार नमस्कार। ये छोड़ दो भाई, ये काम छोड़ दो, आपको अच्छी तरह से नहीं चलेगा, समझा? आपका लोकेशन मुझे मिला है, आपका एड्रेस मुझे मिला है, सब कुछ मुझे मिला है। ये साइबर सेल है भाई, क्या देखो, ये साइबर सेल है। माई कैमरा इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सर। Move your camera a bit down. तो देखिए ये आपने देखा कैसे एक मीम के रूप में अभी ये वायरल हो रहा है, लेकिन साइबर अपराधियों से सावधान रहना ज़रूरी है। त्रिशूर पुलिस के इस वीडियो ने ठग को बेनकाब कर दिया है। यदि हम सतर्क और जागरूक रहें तो साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सावधानी और पुलिस की तत्परता महत्वपूर्ण है। लेकिन आपकी जेब में फ़ोन है, आपको अगर कोई वीडियो कॉल अचानक से आ जाता है तो उसको चुपचाप से उठाने मत बैठ जाइएगा। वेट करिए, पता करिए किसका कॉल है, किसका वीडियो कॉल है। और ऐसे ही कोई वीडियो कॉल करता है तो भाई बहुत से लोग वीडियो बना देते हैं, कुछ और ही वीडियो बना देते हैं, फिर आप रोते रहेंगे। इसलिए आपको सावधान करना ज़रूरी है। कोई पुलिस वाला आपको वीडियो कॉल नहीं करता और कोई भी अच्छा आदमी जो है आपको वीडियो कॉल करके नहीं बताएगा आपके साथ क्या होने वाला है। सब ठग हैं। इसी खबर पर, क्योंकि हमने आपको खबर बताई लेकिन आपकी जागरूकता जानने के लिए हमने आपसे प्रश्न भी पूछ लिया। साइबर अपराधियों से सावधान रहना ज़रूरी है। ये प्रश्न सिंपल आपको ज़रूर लगता होगा, लेकिन क्या बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी हमारे दर्शक हैं तो उनके लिए हमने ये प्रश्न लिया है। तो 95% लोग कहते हैं सतर्क रहना ज़रूरी है। ज़रा सी चूक हुई और अकाउंट भी खाली और जो परेशानी सरदर्द तो वो तो अलग ही। चलिए आज जो है वायरल खबरों का दिन मैं समझूं, ये आज शुरुआत जो है दूसरी खबर भी एक वायरल खबर से जुड़ी हुई है। बात करेंगे अगली वायरल खबर की। कैसा होगा सोचिए यदि आप दूल्हा या दुल्हन हैं और ट्रेन से सफ़र करके मंडप में पहुंचने की तैयारी में हैं और सारे मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे हों, तभी आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन
4 घंटे लेट हो गई है। जी हाँ, हम जो ऐसा ही एक दूल्हा, उसका किस्सा बताएंगे। एक ऐसा ही दूल्हा अपनी ही शादी से चूकने वाला था, क्योंकि दूल्हे की जो पार्टी है, जिस ट्रेन से यात्रा कर रही थी, पार्टी यानी टीम जो उसके साथ जो सदस्य थे, बाराती थे, वे देर से चल रही थी ट्रेन। लेकिन रेलवे अधिकारियों को सूचित किए जाने के बाद उन्होंने कहा चलो रेलवे को बताते हैं इसके बारे में। जब रेलवे अधिकारियों को सूचित किया गया, त्वरित व्यवस्था की गई ताकि दूल्हा और उसकी 34 सदस्यीय बारात समय पर अपनी शादी में पहुंच सके। इसके लिए रेलवे ने एक कनेक्टिंग ट्रेन को रोक दिया, देर से चल रही ट्रेन की गति बढ़ा दी और कनेक्टिंग ट्रेन को तुरंत स्थानांतरित करने के लिए हावड़ा जंक्शन पर व्यवस्था भी की। इस मामले में दूल्हा मुंबई का चंद्रशेखर वाघ है, जो अपनी शादी के लिए अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ गुवाहाटी जा रहा था। 15 नवंबर को वे गीतांजलि एक्सप्रेस में सवार हुए, जो मुंबई के सीएसटी स्टेशन और पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन के बीच प्रतिदिन चलती है। ट्रेन के हावड़ा पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 1:05 पर था, यानी दोपहर 1 बजे के करीब, और उन्होंने हावड़ा से गुवाहाटी के लिए सरायघाट एक्सप्रेस में चढ़ने की योजना बनाई थी, जो 3 घंटे के, जो 3 आवर्स का बफर समझ लिए, 3 घंटे के बफर के साथ शाम 4:05 पर शुरू होती है। यानी 1 बजे पहुंचना था, 4 बजे निकल जाते। हालांकि शुक्रवार को गीतांजलि एक्सप्रेस बफर टाइम से 3.5 घंटे ज़्यादा देरी से चल रही थी, लगभग 4 घंटे देरी से। ट्रेन ट्रैकिंग वेबसाइट, आप सोचिए NITS से पता चलता है कि जब ट्रेन खड़गपुर पहुंची तो 3 घंटे 31 मिनट लेट वो थी। जो संतरागाछी जंक्शन पहुंचते 3 घंटे 51 मिनट माफ कीजिएगा लेट हो गई। तो शादी की पार्टी में कुछ वरिष्ठ नागरिक भी वहां पर शामिल थे और ये स्पष्ट हो गया कि अगर वे कनेक्टिंग ट्रेन से छूट गए तो वे गुवाहाटी की यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो नहीं कर पाएंगे। इस बात से चिंतित कि वह अपनी शादी मिस कर देंगे, और चंद्रशेखर वाघ ने मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित रेलवे अधिकारियों को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ट्वीट किया, एक पोस्ट किया, स्थिति बताई और मदद मांगी। दूल्हे पक्ष की खुशी के लिए ट्वीट मिलने के बाद पूर्वी रेलवे अधिकारी हरकत में आ गए। गीतांजलि एक्सप्रेस के आने तक सरायघाट एक्सप्रेस को हावड़ा जंक्शन पर कुछ देर के लिए रोका गया। गीतांजलि एक्सप्रेस के लोको पायलट को ट्रेन की गति तेज करने की सूचना दे दी गई। ये सोचिए क्या कुछ हो सकता है, सरकार आपके लिए क्या कुछ कर सकती है, जरा सा आप ट्वीट कर दें तो। मार्ग में ऐसी व्यवस्था की गई ताकि ट्रेन बिना किसी निर्धारित स्टॉपेज के आगे बढ़ सके। इतना ही नहीं, स्टेशन के अधिकारियों ने दूल्हे की पार्टी और उनके सामान को प्लेटफॉर्म 21 से प्लेटफॉर्म 9 पर स्थानांतरित करने की भी व्यवस्था की, जहां सरायघाट एक्सप्रेस खड़ी थी। नतीजतन ट्रेन सरायघाट से निर्धारित प्रस्थान के कुछ मिनट बाद शाम 4:08 पर हावड़ा जंक्शन पहुंची। ट्रेन आते ही रेलवे कर्मचारियों ने कुछ ही मिनटों में यात्रियों और उनके सामान को सरायघाट एक्सप्रेस में पहुंचा दिया, ट्रांसफर कर दिया। NTES के आंकड़ों के अनुसार ट्रेन केवल 14 मिनट की देरी से शाम 4:19 पर हावड़ा से रवाना हुई और आज सुबह गुवाहाटी पहुंची। गुवाहाटी के लिए ट्रेन में चढ़ने के बाद चंद्रशेखर वाघ ने कल शाम ट्वीट किया। उपरोक्त ट्वीट के संबंध में मैं सूचित करना चाहता हूं कि हम सभी सरायघाट एक्सप्रेस पकड़ने में सक्षम थे। मैं इसमें शामिल सभी पक्षों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने रेल मंत्री और अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद दिया, ताकि वे अपनी 35 रिश्तेदारों के साथ कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो पकड़ सकें। तो क्या आपके लिए क्या नहीं कर सकती सरकार, ये उसका उदाहरण है। चलिए, इसी खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछ डाला और उस प्रश्न का उत्तर आपने क्या दिया है वो भी आपको दिखाते हैं। प्रश्न था कि रेल विभाग से के इस कदम की जो है हो सराहना, तो उत्तर है 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। बहुमत कहता है हाँ सराहना होनी चाहिए, 3% लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और नफरत ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब बांग्लादेश की पुलिस ने हिंदू धार्मिक संगठन यानी इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को आतंकी संगठन करार दे दिया है। ये आतंकी बना रहे हैं पवित्र सनातन संगठनों को। पुलिस का दावा है कि इस्कॉन के सदस्यों के जो हाथ देश में हो रही सामुदायिक हिंसा में ये
आरोप है आतंकवादियों का, बांग्लादेशी आतंकवादियों का। इसके पहले इस्कॉन के वरिष्ठ प्रचारक चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ भी देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इस घटनाक्रम ने बांग्लादेश में हिंदू संगठनों और उनके अनुयायियों के बीच चिंता की लहर फैला दी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी गुट लंबे समय से हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब सीधे सरकार और पुलिस द्वारा ही हिंदू संगठनों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस्कॉन जैसे भक्ति संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस और सेना के इंटेलिजेंस विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाते हुए दावा किया है कि इस्कॉन की गतिविधियां हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। जय श्री राम कहने वाले लोगों को अब आतंकवादी करार दिया जा रहा है वहां पर, जो बांग्लादेश सरकार की तानाशाही सोच को उजागर करता है। बांग्लादेश में सामुदायिक हिंसा की तस्वीरें सामने आती रही हैं, जिनमें हिंसा करने वाले अक्सर भगवा पहनने वाले और इस्कॉन के अनुयायी नहीं होते, बल्कि जब देश प्राकृतिक आपदाओं से जूझता है जैसे बाढ़ या अकाल, तो इस्कॉन के साधु संत हमेशा मदद के लिए सामने आते हैं। इस्कॉन के अनुयायी लोगों को भोजन, चिकित्सा और राहत सामग्री प्रदान करते हैं। इसके बावजूद इस्कॉन को हिंसा और आतंकवाद से जोड़ना बांग्लादेश की सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका में चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति चिंता जताई थी, जो ये संकेत देता है कि यूनुस सरकार की नीतियों से पश्चिमी देश खुश नहीं है। इसके अलावा आवामी लीग ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC में मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अगर ये शिकायत स्वीकार होती है तो यूनुस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू हो सकती है, जिससे उनके पद पर संकट खड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मोहम्मद यूनुस सरकार का असली मकसद बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लंबा खींचना है। हिंदुओं को प्रताड़ित करके और इस्कॉन जैसे संगठनों पर गलत आरोप लगाकर यूनुस अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस्कॉन के अनुयायी इस साजिश को नकारते हैं और कहते हैं कि वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं। ये भी झूठ बोल रहे हैं। जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वे हिंदुओं और कृष्ण भक्तों के साथ अन्याय है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने की ज़रूरत है। सुदर्शन न्यूज़ हर बार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को उठाता है, जागरूक करने का प्रयास करता है, लेकिन कब तक इन कट्टरपंथियों के शिकार हमारे हिंदू भाई बहन वहां बैठकर होते रहेंगे और ये अन्याय कब तक चलता रहेगा, इस पर बांग्लादेश की सरकार से क्या ही उम्मीद की जाए। हम तो मांग करते हैं भारत सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि ऐसे जिहादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये वो बांग्लादेश है, सोचिए, जहां कभी हिंदू रहा करते थे। वो पाकिस्तान तो बर्बाद कर ही दिया इन्होंने, जहां पर हिंदू रहा करते थे, और अब दोनों तरफ मुसलमान ही मुसलमान हैं और हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। उनका शिकार एक तरीके से ये लोग कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ तो क्या ही करते होंगे, और लाइव उनका कन्वर्जन किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है। इस सब पर रोक लगाना जिम्मेदारी किसकी है? ये सनातनियों की जिम्मेदारी है। तभी हम कहते हैं सनातनियों को एक होना होगा, एक रहेंगे तभी आप सेफ्टी आपकी बनी रहेगी। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी बता देते हैं। बांग्लादेश की तानाशाही सोच उजागर हुई है। 98% लोगों ने कहा हाँ, 2% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ भाई, तानाशाही सोच जो है उजागर हुई है। मुद्दा धर्म संसद का भी है। कैसे वक्फ बोर्ड के खिलाफ इसको लाया गया है और सनातन की सुरक्षा के लिए इसको लाया गया है। बांग्लादेश जैसे खतरे को भांपते हुए ही भारत में ऐसा ना हो, इसके लिए हिंदू एकता की आवाज को बुलंद करने के लिए हुई धर्म संसद की। दिल्ली में आज मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने सनातन धर्म संसद बुलाई है। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, JP नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया था। देवकीनंदन ठाकुर जी सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग कर रहे हैं। इस धर्म संसद में आपको बताएं, इस धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की जो है गठन की मांग की जा रही है।
लव जिहाद, गौहत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा हैं। इस मौके पर देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, बहुत सह लिया, अब ना सहेंगे, हिंदू हक लेकर रहेंगे, अब हम बटेंगे नहीं, अब हम कटेंगे नहीं। उन्होंने कहा, जो काटने की प्लानिंग करेगा, माय डियर आई विल सी। तो अंग्रेजी भी बोलते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी अपने अंदाज में, उनका अंदाज है कि माय डियर आई विल सी। देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद को संबोधित करते हुए कहा, इतना जोर से बोलो कि सरकार तक आवाज पहुंच जाए। अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तो हमारी जो कुलगुरु परंपराएं नष्ट हो चुकी हैं उन्हें फिर से जागृत किया जाएगा। हमारी गौमाता जो इतना दुख पा रही हैं उनके लिए गौशालाएं बनाई जाएंगी। जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम उनको सनातन बोर्ड के माध्यम से धन की सेवा देकर उनका धर्म परिवर्तन रोकना चाहते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, हमारे मथुरा में अभी भी कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे हैं। भगवान की पूजा करने वालों, ये बताओ कि क्या तुम्हारा ज़मीर मर गया है? अगर ज़मीर जिंदा है तो कन्हैया को जामा मस्जिद की सीढ़ी से लाकर मथुरा में भव्य मंदिर बनाएं। इसीलिए ये धर्म संसद बैठी है। देवकीनंदन ठाकुर जब धर्म संसद को संबोधित कर रहे थे तो सामने बैठे लोगों में उत्साह नजर आ रहा था। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर जनता के बीच काफी तालियां भी बजीं। कार्यक्रम में धर्म जगत से कई बड़े लोग शामिल हुए थे। दिल्ली में आयोजित सनातन धर्म संसद में शारदा द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करते हुए मशहूर कथावाचक और कृष्ण भक्त देवकीनंदन ठाकुर जी की सनातन बोर्ड गठन करने की मांग को समर्थन दिया है। शारदा द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित सनातन धर्म संसद में कहा कि जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अपने स्वधर्म को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम अपमानित होते रहेंगे। यदि हम एक हो जाते हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हमें समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। गौ माता को जो है उनकी रक्षा जो है वो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड के लिए जो आह्वान देवकीनंदन ठाकुर जी ने किया है, इसके लिए हमें एक होना है। बता दें कि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग की है। इसके लिए दिल्ली में धर्म संसद बुलाई गई थी। सनातन धर्म संसद के अवसर पर देवकीनंदन ठाकुर जी फिर से सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग करते हुए हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करते रहे। दिल्ली में धर्म संसद के दौरान उन्होंने कहा कि हमें सनातन बोर्ड की जरूरत है ताकि तिरुमला की घटना दोबारा ना हो। आपको याद होगा कैसे वहां पर जो है लड्डू में चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया गया था। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कंपनी हलाल सामान बेच रही है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। देवकीनंदन जी ने कहा कि सनातन बोर्ड के जरिए धर्म परिवर्तन रोका जाएगा। हिंदू लड़कियों की शादी सिर्फ हिंदू लड़कों से होनी चाहिए। उन्होंने धार्मिक नेताओं से हिंदुओं को एकजुट होने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू अपना अधिकार लेकर रहेंगे, हम बटेंगे नहीं। और सोचिए, आचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि सैकड़ों वर्ष की तपस्या के बाद जिस तरह से राम मंदिर का सपना साकार हुआ, वो स्थान प्राप्त हुआ, उसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू में हिंदुत्व होना चाहिए और हिंदू में जब हिंदुत्व होगा तभी सनातन की रक्षा होगी। गौ माता हमारी राष्ट्र माता है। ये सनातन धर्म संसद में हमारे सहयोगी विकास ने खास बातचीत की है देवकीनंदन जी से और तमाम मौजूद वहाँ पर साधु संतों से। इवेंट को कवर कैसे किया और क्या बात हुई वो आप ज़रा सुनिए। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आज धर्म संसद का आयोजन किया गया और जिसकी नींव रखी है प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। आज लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और साधु संत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य सभी पहुंचे। आपने आह्वान किया आज, लेकिन जो आपने एक लाइन कोड की, मैं वहीं से शुरू कहूँगा कि बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे। क्या तात्पर्य? और हिंदू हक हम लेके रहेंगे। इसका मतलब यही 75 साल से हम सह रहे हैं। सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हुआ है आज़ादी के बाद तो वो हिंदू संस्कृति का हुआ है, हिंदुओं का हुआ है। इसीलिए कहा कि बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं
और ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हम लोग को ये थोड़ी है कि दिल्ली घेर लेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे मंदिर क्यों है सरकार के अंडर? आप बताइए, हमारे मंदिर सरकार के अंडर क्यों है? हमारी पूजा पद्धति पे वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे बांग्लादेश में इतने लोग मर गए, किसी ने याद किया हमें? ये जो नेता यहाँ घूमते हैं, यहाँ पर एक समुदाय का एक व्यक्ति का भी सिर्फ बाढ़ तोड़ हो जाए ना, बाढ़ तोड़, तो बड़े बड़े नेता इस पे स्पीच करते हैं, हिंदू ये हो गया, हिंदू ये कर रहे हैं। लेकिन वहाँ इतना बड़ा कांड हो गए, बांग्लादेश में मार दिए गए लोग, बच्चियों की क्या हुआ बच्चियों के साथ, कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब हम लोग कुछ नहीं है क्या? हम लोग कीड़े मकोड़े हैं क्या? हिंदू सॉफ्ट टारगेट है क्या? अरे बाढ़ में जाए सॉफ्ट, हम टारगेट बनेंगे ही क्यों? हम टारगेट ही नहीं बनना चाहते भाई, हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। किसी क्या औकात है हमारा टारगेट बनाएगा? और हमको हिंदू दयालु होते हैं, हिंदू ये होते हैं, हिंदू वो बोल बोल के हमको ऐसा बना दिया जैसे हम लोग दूध पीते हुए बच्चे, उठो दूध पियो और सो जाओ ना। बहुत सैली आप ना सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सनातनियों ने जो आवाज़ उठाई है, आपका चैनल तो वैसे भी हिंदुत्व के लिए ऑलवेज खड़ा रहता है। आशा करता हूँ कि सुदर्शन न्यूज़ सुदर्शन बनकर हमारे सनातन बोर्ड की रक्षा करेगा और सनातन बोर्ड बनवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। कन्हैया बांसुरी नहीं सुदर्शन चलाएंगे। बजा ली ना बांसुरी बहुत दिन, 75 साल से बांसुरी तो बजा रहे हैं, अब सुदर्शन की बारी आ गई। अब सुदर्शन उठा के सियावर रामचंद्र की जय। दो मेरे आखिरी सवाल रहेंगे। आपने दो बड़ी बातें की, एक वक्फ बोर्ड, इसलिए सनातन बोर्ड या ज़रूरी है सनातन बोर्ड, और दूसरा 10 करोड़ घुसपैठी है, उस पर भी आप घुसपैठियों को तो जितना जल्दी हो सके उनको बाहर करना चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों के चक्कर में ही हमारा हक मारा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही, वक्फ बोर्ड जमीन मैनेजमेंट देखने वाला बोर्ड है और कुछ नहीं। हम जमीन मैनेजमेंट नहीं मांग रहे, हम अपने देवताओं की सुरक्षा मांग रहे हैं, हम वैदिक परंपराओं की सुरक्षा मांग रहे हैं। हम अपने ठाकुर को भोग क्या लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, ये सरकार डिसाइड नहीं करेंगी। दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट। ये हमारे धर्माचार्य डिसाइड करेंगे। कौन धर्माचार्य? शंकराचार्य। हम नहीं, शंकराचार्य, और ये हमारा राइट है। तो इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमें आशा है कि सरकार और जितने भी लोग हैं इसमें हमारा साथ देंगे। आज जो नींव रखाई है वो कुंभ में भी नजर आएगी, आह्वान भी किया। चौथा धर्म संसद कुंभ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे देवकीनंदन ठाकुर जी। महाराज कह रहे हैं कि नारा एक है, मैसेज एक है, बहुत सहेलियां अब नहीं सहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। बहुत सहेलियां अब नहीं सहेंगे, तो आपने देखा खास बातचीत देवकीनंदन ठाकुर जी से। सनातन का मामला है, कल रात को भी हमने आपको उनसे संवाद सुनाया। आज भी सनातन बोर्ड को समर्पित हमने एक अपना भाग कार्यक्रम का जनमत का रखा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और मुद्दा है, महत्वपूर्ण है, आपसे जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। अब बात करेंगे झांसी अग्निकांड की। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बने NICU में शुक्रवार रात लगी भीषण आग कई परिवारों को भयंकर दर्द दे गई। जिस समय आग लगनी शुरू हुई, पूरे वार्ड में ऑक्सीजन ऑन थी। ऑक्सीजन ने तुरंत आग पकड़ी। ऑक्सीजन आग जल्दी पकड़ती है और एक के बाद एक कई धमाके हुए, आग फैलती गई। लपटों को देखकर चारों ओर चीख पुकार मच गई थी। जिसे जो समझ आ रहा था राहत के लिए करने में जुट गया। कोई बच्चों को बाहर निकाल रहा था तो कोई वार्ड में और अंदर जाने की कोशिश में जुटा हुआ था। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बताया कि आग लगते ही एक वार्ड बॉय ने अग्निशमन यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर को खोलकर वहां पर चलाया, लेकिन वह नाकाफी था, वो काफी नहीं था। स्टाफ और परिजन तुरंत आग पर काबू पाने के प्रयास के साथ ही वहां भर्ती बच्चों को बचाने में जुट गए और बचाने के लिए उन्होंने मिलकर रेस्क्यू किया और लगभग 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल भी लिया गया। मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में लगी आग में सोचिए 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। 10 मासूम जो है इस आग का शिकार बन गए बेचारे। इनमें अभी तक 6 बच्चों की शिनाख्त कर ली गई है, जबकि 4 की शिनाख्त भी नहीं हो सकी है। ये हालत है। 16 बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज में, 4 बच्चों का इलाज वात्सल्य हॉस्पिटल में, 3 बच्चे मातृत्व में और एक बच्चे का इलाज जिला अस्पताल व मऊरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। इसके अलावा 4 बच्चे अपने परिजनों के साथ घर चले गए हैं। डिप्टी CM के अनुसार जिन बच्चों की शिनाख्त नहीं हो सकेगी उनके DNA टेस्ट कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ परिजनों से संपर्क नहीं हो रहा है, उनके मोबाइल फ़ोन बंद हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर उनके घर भेजकर
बच्चों के बारे में जानकारी की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि जिन बच्चों को आग से बाहर निकाला गया है वे सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। वे आग से नहीं झुलसे हैं बल्कि किसी अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। अन्य बीमारियों से पीड़ित थे यानी ये बच्चों का जो है आईसीयू था, तो वो बच्चे थोड़े बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था। मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में लगी आग से जीवित निकाले गए 2 मासूमों के माता पिता नहीं मिल रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन व अन्य सोर्सेज उनके अभिभावकों यानी पेरेंट्स को तलाशने में जुटे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि हर हाल में घटना के कारणों को तथ्यात्मक रूप से सामने लाया जाएगा। किन कारणों से और कैसे घटना हुई, किसकी लापरवाही रही, ये सारी बातें सामने लाई जाएंगी। मृत व घायल बच्चों के परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। निर्देशित किया गया है कि सभी घायलों को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाएं दी जाएं। ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली वे जिला व मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमुख सचिव भी आए हैं। घटना के हर पहलू का पता लगाया जाएगा, हर स्थिति में घटना के कारणों को साफ किया जाएगा। यदि लापरवाही है तो और यदि दुर्घटना है तो सारे कारणों को सामने लाया जाएगा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों, स्टाफ व पैरा मेडिकल कॉलेज स्टाफ की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि सभी ने आग से घिरे मेहनत की है, आग से घिरे रहकर भी मेहनत कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। 3 कमेटियां करेंगी जांच और शनिवार को तड़के मेडिकल कॉलेज वहां पर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने घटना की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस मामले की जांच के लिए 3 कमेटियां बनाई है। पहली जांच शासन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग करेगा, इसमें फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी शामिल होंगे। दूसरी जांच जिला स्तर पर प्रशासन कराएगा। तीसरी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डीआईजी व कमिश्नर से पूरी घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 12 घंटे में अलग से मांगी है ताकि आगे के कदम उठाए जा सकें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृत बच्चों के परिजनों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की। साथ ही जो बच्चे इस घटना में झुलस गए हैं उनके समुचित उपचार की व्यवस्था करने एवं उनके परिजनों को 50-50 हज़ार रुपये आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। तो जो बच्चे चल बसे, जिनकी मृत्यु हो गई, ये जो है ऐसा दर्द है जिसको समझ पाना सभी के लिए थोड़ा सा कईयों के लिए नामुमकिन है, समझ पाना, बर्दाश्त कर पाना, ख़ास तौर पर माँ बाप के लिए। उनके लिए हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और हम आशा करेंगे ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना हो और जो भी दोषी हो सख्त से सख्त सज़ा उसको मिले ताकि और कभी ऐसी घटना ना हो जिसमें मासूम छोटे छोटे बच्चे मारे जाएं। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा, झांसी अग्निकांड की होनी चाहिए गहन जांच, तो आपने क्या रिस्पॉन्स दिया वो देख लीजिए। 99% लोगों ने कहा हाँ गहन जांच होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए। समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की, लेकिन कल फिर आएंगे, नए मुद्दे होंगे, नई खबरें होंगी। मैं शिवम दत्त मेहता अपनी टीम के साथ नई खबरें आपके लिए जनमत में लेकर आऊँगा। आज्ञा दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।